हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने दो करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स के बीच में लगने वाले फोर्स को डिस्कस किया था और एक हमने डिस्कस किया था सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एज ए बार मैग्नेट। ठीक है, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप होगा वो किस तरीके से बार मैग्नेट पर बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। और आज का हमारा एक टॉपिक रहेगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ओके, और उसको अदर वर्ड्स में हम एक बोर मैग्नेटॉन भी कह सकते हैं। और एक अपना टॉपिक रहेगा इसमें टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप। पहले हम ये देखेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रॉन हमेशा अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है एक एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, ये किसी भी एक डायरेक्शन में मोशन होती है इसकी, ठीक है ना, v स्पीड से ये मोशन कर रहा होता है। और आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन यानी कि एक चार्ज मूव कर रहा है। चार्ज मूव कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ पर कोई ना कोई करंट जरूर होगी। ठीक है, सर्कुलर डायरेक्शन में करंट होगी, किसके कारण? इलेक्ट्रॉन की मोशन के कारण। और जो इलेक्ट्रॉन की मोशन के कारण करंट होगी, उसी की वजह से वहाँ पर एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जनरेट होगा। उसी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो आपको पता मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग लूप, एक करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है? m इक्वल्स टू I इंटू ए। I इज ए एरिया, I इज ए करंट एंड A इज ए एरिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर एक बार 1 डाल दो। ठीक है, अब अगर ये इलेक्ट्रॉन R रेडियस के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, ठीक है, R रेडियस के ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? एरिया पाई R स्क्वायर। और अगर ये रेडियस इसकी R है तो यहाँ पर इसका एरिया हो जाएगा पाई R स्क्वायर। ठीक है, और I इक्वल्स टू क्या होता है? इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। I करंट फाइंड आउट करनी है, I इक्वल्स टू द Q अपॉन T, ये आपको पता है। ठीक है ना, अब ये इसके रिवॉल्व कर रहा है लगातार, तो चार्ज कितना है इसका? Q के इक्वल है। T इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे? T इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक ही लगातार मूव कर रहा है तो इसकी डिस्टेंस कितनी है? चार्ज तो इसका हो जाएगा E, इसको आप यहाँ पर E डाल दो, और डिस्टेंस कितनी है? 2 पाई R। जितना इसका ये एक रिवॉल्यूशन होगा उसकी डिस्टेंस है 2 पाई R। ठीक है, और इसका स्पीड कितनी है? स्पीड आ जाएगी इसकी v। ठीक है ना, और इसका आप लिख सकते हो ऊपर E v अपॉन 2 पाई R। ये आपके पास क्या हो गया? इसका इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन के कारण फ्लो होने वाली करंट हो गई। तो मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास आ जाएगा m इज इक्वल्स टू I, इक्वेशन नंबर 3 लगा दो इसको, इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू इसमें रख दो फर्स्ट में, E v अपॉन 2 पाई R इनटू एरिया, एरिया हो जाएगा पाई R स्क्वायर। ठीक है, अब देखो पाई से पाई कैंसिल आउट और R की एक पावर से R कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बचेगा? E v R अपॉन 2। ये इसका क्या हो गया? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। ओके, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। ठीक है, इतना आपको ये एक इसमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम इसको और तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखना, इसकी आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे आप क्या करो, इलेक्ट्रॉन की जो E है, E की वैल्यू रख दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 स्पीड। स्पीड का जो फॉर्मूला है, जो फर्स्ट ऑर्बिट में जो स्पीड होती है ना, वो होती है इसकी 1.18 इंटू 10⁻6, और फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस होती है वो होती है 0.52 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाई 2। इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, आपको नोट भी करवा देंगे हम। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर इसकी एक और टर्म में देखते हैं। आपको पता है
बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट क्या होता है? सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर्स, तो बोर के सेकंड पोस्टुलेट में होगा L इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई NH अपॉन 2 पाई, ठीक है। या आप इसको MVR भी लिख सकते हो, ठीक है। MVR इज इक्वल्स टू NH अपॉन ट्वाइस ऑफ पाई। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, V। जब ये आपके पास आ गया ना, तो आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ पर इस M की वैल्यू में M से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, M इज इक्वल्स टू EVR अपॉन 2 तो है ही, यहाँ से आप M को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करने से क्या मिल गया आपको, ये देखो E अपॉन 2M यहाँ पे ले आओ, ये MVR मिला कि नहीं मिला। ये अगर MVR मिल गया तो आप यहाँ पर E अपॉन 2M और MVR की जगह आप क्या लिख दोगे, NH अपॉन 2 पाई लिख दोगे, और विच इज़ इक्वल्स टू M, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख दोगे, ये तो एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको देखो, M इज इक्वल्स टू ENH अपॉन 4M या 4 पाई M। ये तो इसका एक M की वैल्यू आ गई, और एक यहाँ पर एक और रेशियो निकल के आता है। क्या निकल के आता है, इसको आप एक और टर्म में डिनोट कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे M इज इक्वल्स टू E इंटू ये वाले जो टर्म है ना MVR, इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन स्टेबल ऑर्बिट इज इक्वल्स टू NH अपॉन ट्वाइस पाई। इसी को हमने ये लिखा है, तो आपने इसको डायरेक्ट एंगुलर मोमेंटम L लिख दिया, और ये हो जाएगा अपॉन 2M, ठीक है। लिख देना यहाँ पे साइड में L इज इक्वल्स टू MVR सिंस, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर M अपॉन L, M को L के नीचे ले आओ, L को M के नीचे ले आओ, और ये बचेगा E अपॉन ट्वाइस ऑफ M, E अपॉन ट्वाइस ऑफ M। इसको बोलते हैं गैरोमैग्नेटिक रेशियो, ठीक है। गैरोमैग्नेटिक रेशियो, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है आपके लिए, ठीक है ना। कैसे कैलकुलेट करते हैं हम इसको फिर से बता देता हूँ कि आपने यहाँ पर M से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर ऊपर क्या बन गया, MVR बन गया। इस MVR को हम क्या बोलते हैं, L फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू NH अपॉन ट्वाइस पाई होती है। ये हमने इधर अलग से कैलकुलेट कर लिया इसको, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास आ गया M इक्वल्स टू EL अपॉन ट्वाइस ऑफ M, ठीक है। L को M के नीचे ले आओ तो E अपॉन ट्वाइस ऑफ M आ गया ये, ठीक है। और ये आपके पास वैल्यू आ गई M अपॉन L इक्वल्स टू E अपॉन 2M, ठीक है। ये आपके पास इसकी वैल्यूज हो गई। अब हम बात करते हैं इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी, ठीक स्टूडेंट। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। एक मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल गिवन होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितनी टोटल, उस लूप के ऊपर कितना टॉर्क लगेगा किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए भी, और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड हमारे पास एक डिवाइस आएगा, उसको भी हमें स्टडी करना है, उसको भी डिस्कस करना है, ठीक है ना। इसलिए तो देखो, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सेट करने के लिए हमने दो पोल्स लगाए यहाँ पर, एक नॉर्थ पोल हो जाएगा और दूसरा साउथ पोल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल की डायरेक्शन में क्या हो गई, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। ये हो गया यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप रख देंगे। ये एक रेक्टेंगुलर लूप है जो करंट कैरिंग लूप कहेंगे हम इसे, ठीक है ना। इसमें एक तरफ से करंट जा रही है इस साइड से, और इधर से वापस ये करंट इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। और यहाँ से ये करंट एग्जिट हो जाएगी। अब अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है तो ये लगातार इसके अंदर पूरी रोटेट होके बार बार रिवॉल्व होके फिर आएगी नीचे। अगर सिंगल टर्न है तो एक बार यहाँ से गई, इधर रोटेट होके पूरे में सर्कुलेट होके आ जाएगी, ठीक है ना।
हम इसको पॉइंट्स डाल देते हैं ए, दिस इज बी, सी एंड डी। ये इसकी अलग अलग साइड्स हो गई, अलग अलग ब्रांचेज हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर हम नेट फोर्स फाइंड आउट करेंगे पहले, और उस फोर्स की हेल्प से टॉर्क फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो देखो ये क्या है, एक साइड है ए बी, फोर्स ऑन साइड ए बी। क्या होगा, ये एक अकेली अगर हम साइड कंसिडर करेंगे तो एक करंट कैरिंग वायर की तरह काम करेगा। ये इसकी लेंथ हम बता देते हैं आपको, ये इसकी L या इसको आप B कंसिडर कर लो, B इसकी ये लेंथ है और इसकी जो विड्थ है ये हो जाएगी A, B इंटू A इसकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये B है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, इसके ऊपर लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला होगा F इज इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया है केवल। अब मैं इसको लिख दूंगा एफ ए बी। इस पर्टिकुलर केस के लिए हमें अब लिखना है क्या, करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई फ्लो हो रही है, सब जानते हैं कि पूरे में यूनिफॉर्म करंट फ्लो होगी, ठीक है। बी स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, इसके लिए लिख दिया। एल, एल इज ए लेंथ, लेंथ का हमने क्या कंसिडर किया है यहाँ पर, बी कंसिडर किया है। साइन थीटा, ये थीटा क्या होगा, थीटा जो एंगल है यहाँ पर ये होगा 90 डिग्री। थीटा एंगल किस किस के बीच में होता है, इसकी लेंथ यानी कि करंट के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो ये तो हो गई इसकी लेंथ, ठीक है, और ये हो गई इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों के बीच एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। तो आप यहाँ पर इसको साइन 90 लिख दोगे और ये वैल्यू हो जाएगी आई बी बी, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ ए बी, ठीक है। साइड ए बी पर फोर्स हो गया ये। अब इसके ऊपर बात करते हैं हम, बी सी की बात करते हैं पहले एक बार, ठीक है। बी सी की मैं एक बार रफली बात कर लेता हूँ, साइड में हम बात करते हैं इधर ऑन बी सी। देखो क्या होने वाला है, एफ इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा, ठीक है। तो देखना आई करंट, बी मैग्नेटिक फील्ड, एल इसकी जो लेंथ है बी सी साइड की वो ए हो जाएगी, ठीक है। लेकिन साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा यहाँ पे होगा 0। कैसे कि भाई एक आपके पास ओरिएंटेशन ऐसा आएगा कि जहाँ पर इसके अंदर करंट फ्लो होने वाली इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में। तो वहाँ पर इसका फोर्स कितना है, साइन थीटा का एंगल 0, तो एफ की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और जो केस बी सी का है वही केस कितना हो जाएगा, किसका लिए हो जाएगा, ए डी का हो जाएगा। ये केस किसका हो जाएगा, ए डी का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो आपके पास दोनों ही साइड, दोनों ही केस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इनको काम में नहीं लेंगे, ठीक है। काम में किसको लेंगे हम, काम में लेंगे पहले तो ए बी वाले को। फोर्स कितना है, इतना है, और फोर्स की डायरेक्शन क्या है ये देखना इंपॉर्टेंट है। देखो मोशन ऑफ चार्ज ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो मोशन ऑफ चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आप अपने फिंगर्स को रोटेट करो, तो दिस थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ओके। देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इनवर्ड। यहाँ पर मैं एक इनवर्ड डायरेक्शन में वेक्टर बना के लगा देता हूँ, ठीक है। ये इनवर्ड डायरेक्शन में हो गया फोर्स, एफ ए बी इनवर्ड डायरेक्शन में लगा दे, ठीक है ना। अब देखो आगे ऑपोजिट साइड सी डी में, फोर्स ऑन साइड सी डी। सी डी साइड में फोर्स कितना लगेगा, इस वाली साइड में कितना लगेगा, फिर से F इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा। और आपको पता है एफ सी डी पर्टिकुलर केस के लिए आई बी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर भी इतनी रहेगी, बी रहेगी। तो आपके पास हो जाएगा साइन थीटा की वैल्यू जाएगी 90, ठीक है। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये तो लेंथ हो गई और ये मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर से वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। तो आपके पास फिर से वैल्यू आ जाएगी आई बी इंटू बी इक्वल्स टू एफ सी डी। फोर्स फिर से ये आ गया, दोनों फोर्स क्या हो गई, इक्वल हो गई, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है वो देखते हैं। इसकी डायरेक्शन ए बी की पता है आपको, सी डी की डायरेक्शन देख लेते हैं क्या होती है। देखो सी डी किधर है, करंट नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आगे। तो आप ये देखो मेरी जो फिंगर्स है इस करंट से लेकर
यानी कि मोशन ऑफ चार्ज से लेकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रोटेट होगी इधर, ठीक है। तो दिस थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ओके। इस करंट कैरिंग वायर पर मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला किधर होगा, आउटवर्ड होगा, थंब की डायरेक्शन में, ठीक है। हमेशा मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में इसी लॉ से यूज करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो इधर आपके पास एफ सी डी की डायरेक्शन आ गई, तो आप देख सकते हो एफ ए बी की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, एफ सी डी की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हुई। तो यहाँ पर एफ नेट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी एफ ए बी माइनस एफ सी डी, ठीक है। ए बी की वैल्यू कितनी है, आई बी बी, सी डी की वैल्यू कितनी है, अगेन आई बी बी इज इक्वल्स टू 0। तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर नेट फोर्स अगर 0 हो तो इसका मीनिंग ये है कि वो ट्रांसलेशनल मोशन तो नहीं करेगा, वहाँ पर नेट ट्रांसलेशनल मोशन कितनी होगी, 0 होगी। लेकिन सिंस यहाँ पर दोनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अलग अलग है, तो लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होने की वजह से दोनों फोर्स मिलकर एक कपल फोर्स जनरेट करेंगे, और उस कपल फोर्स क्या जनरेट करेगा, ये अपना एक टॉर्क जनरेट करेगा, ठीक है ना। तो वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं आगे, ठीक है। तो इसको देखो आप कैसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो अब अपने पास टॉर्क, आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप लिखोगे सिंस नेट force on this rectangular loop is 0, hence there will be no translational motion, no transfer of this complete system will be there, okay. But the line of action of both the forces are different, that's why there will be couple force and they will generate a net torque on this current carrying loop, ठीक है। इस टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, टाउ, टॉर्क इक्वल्स टू हो जाएगा फोर्स, किसी भी एक फोर्स की मैग्नीट्यूड इनटू उन फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये कैसे होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखना। फोर्स की वैल्यू तो आपके पास है IBL, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, ये देखने की बात है, एक देखना यहाँ पे, ये जो लूप बना हुआ है ना, इसको यार ऊपर से देखने की कोशिश करो यहाँ से, जिससे कि आपको यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें जो क्लियर होगी। देखो ये एक करंट कैरिंग वायर है, एक तरीके से वायर तो बन के लूप बना है ना, करंट कैरिंग लूप है, तो इसका अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ठीक है। उस मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा इस लूप के परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और करंट यहाँ पर, और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको बता दूं मैं, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू आई इंटू ए। करंट तो क्या स्केलर है, लेकिन एरिया क्या है, वेक्टर है, और ये भी क्या है, वेक्टर है। तो m की डायरेक्शन भी किधर होगी, जिधर a की डायरेक्शन होगी, और एरिया वेक्टर a होता है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा इस ऑब्जेक्ट के या इस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, इस डायरेक्शन में होता है। तो ये तो हमेशा क्या है आपके पास, इस एरिया की डायरेक्शन दी हुई है, ठीक है। तो इस एरिया की डायरेक्शन के साथ इसको यूज़ करके हम यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखना, देखो कैसे बनेगा। ये आप ऊपर से इसको ऊपर से ओवरव्यू देख रहे हो, ठीक है ना। तो ये आपका जो करंट कैरिंग पूरा लूप है, ऊपर से देखने पर ये एक इस तरीके से लाइन दिखाई देगा। ये लाइन कौन सी है, BC लाइन है, ठीक है, BC लाइन हो गई। और यहाँ पर एक ये मैग्नेटिक फील्ड आपके सामने है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस C पर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, आउटसाइड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है FCD। इसके ऊपर अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है इनसाइड डायरेक्शन में FAB, ये लग रहा है, ठीक है ना। इन दोनों लाइन जो फोर्सेज है, इन फोर्सेज की लाइन ऑफ एक्शन कहाँ कहाँ से पास हो रही है, मैं इसको अगर बढ़ाऊँ यहाँ पे तो ये यहाँ से पास हो रही है, ठीक है। और इसको अगर मैं इंक्रीज करूँ तो ये यहाँ से पास हो रही है। तो दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही हुई ना, कि एक से दूसरे पर क्या डाल दो, एक परपेंडिकुलर डाल दो। ये जो डिस्टेंस है BN, मैं एक नॉर्मल डाला है यहाँ पे, तो मैंने
एन रिप्रेजेंट कर दिया, तो बी एन जो डिस्टेंस है ना, यही क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, इस बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा हमें। ठीक है, अब बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, ये देखो, इस एम की डायरेक्शन हमेशा इस प्लेन के, यानी कि ये जो आपके पास करंट कैरिंग लूप है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगी, और ये जब इस डायरेक्शन में होगी तो यहाँ पर जो एम की डायरेक्शन वो भी क्या होगी, ये होगी। ठीक है ना, ये होगी डायरेक्शन किसकी, एम की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये अगर एम है तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इसको एंगल बना लेते हैं थीटा। ठीक है, एक बात और समझना, ये एम के कारण एंगल भी कैसे बना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, ये तो है मैग्नेटिक फील्ड, ये एम यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, ये तो आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी, और इस डायरेक्शन में ये कौन हो गया, एम, तो यहाँ पर ये दोनों के बीच में एंगल जो बन रहा है कितना है, थीटा। तो अब आप यहाँ से लिख लो बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या हो जाएगी, देखो बी एन की वैल्यू है आपके पास यहाँ पर इस ट्राइंगल से, इन ट्राइंगल बी सी एन साइन थीटा, इसमें साइन थीटा एंगल कैलकुलेट करना है, और साइन थीटा, और ये साइड क्या है, ये तो बी सी साइड है, तो ये तो ए हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बी एन अपॉन बी सी। ठीक है, बी एन अपॉन बी सी, और यहाँ से आपके पास बी एन की वैल्यू आ गई बी सी साइन थीटा, और बी सी की वैल्यू है ए साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास बी एन की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू यहाँ पे लिख दो आप। तो देखो टाउ, टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू एफ कितना है, आई बी बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है, बी एन, ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, तो बी एन की वैल्यू यहाँ से आ गई आपके पास आई बी बी इंटू ए साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, आई बी इंटू ए साइन थीटा। मैंने बी और ए को एक साथ ब्रैकेट में इसलिए लिखा है, इसका कारण है, इसका रीज़न है कि b इज़ ए लेंथ ऑफ दिस लूप एंड a इज़ ए विड्थ ऑफ दिस लूप। तो ये क्या हो जाएगा, आई बी इंटू ए साइन थीटा इक्वल्स टू टाउ। ओके, और अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स यदि n होंगे, अगर नंबर ऑफ टर्न्स n होंगे, तो ये फोर्स है ये n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि करंट n टाइम्स हो जाएगी। तो यहाँ पर भी आप क्या लिख सकते हो, टाउ इक्वल्स टू एन आई बी ए साइन थीटा। एक तो टाउ का, टॉर्क का ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया, और इसके अलावा हम इसको और अगर अच्छे से आगे बढ़ाते हैं तो ये फॉर्मूला और ज़्यादा चेंज हो सकता है। जैसे देखो यहाँ पर एन आई ए, इसको एक साथ ले आओ, और बी साइन थीटा लास्ट में छोड़ दो। ठीक है, तो क्या होगा, एन आई ए, अभी बताया था, आई इंटू ए क्या होता है, इसका मोमेंटम होता है। ठीक है, आई इंटू ए इसका मोमेंटम होता है, और एन मल्टीप्लाई करोगे तो एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, तो एन आई इज एम, ये हो जाएगा एम बी साइन थीटा इक्वल्स टू टॉर्क टाउ, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अब साइन थीटा कौन से प्रोडक्ट में आता है, एम क्रॉस बी के प्रोडक्ट में आता है, ये किसके प्रोडक्ट में आएगा, एम क्रॉस बी के प्रोडक्ट में आएगा, और ये आपके पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इजी वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा आप इसको ध्यान देकर पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। इसको आपको कम से कम भी 2 बार देखना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा क्लियर होगा, क्योंकि थोड़ा सा ये टिपिकल है और थोड़ा सा इसमें ट्रिकी है ये, इसलिए। ठीक है, हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ये वाला एंगल थीटा कंसिडर करना होगा। ठीक है, थैंक यू।